चालू करते फिर। आज सभी को नमस्कार। मैं आपको बताना चाहता हूँ दवाओं की प्राकृतिक उत्पत्ति का वर्गीकरण। जो दवाओं तो वो इस प्रकार है। जो प्रकृति में दवा को क्रूड ड्रग्स शब्द को प्राकृतिक उपचार के संबंध से हटा दिया गया है और जिन्हें किसी भी प्रकार से उपचार या विकसित अवस्था में सुधार नहीं किया जा सकता है और कुछ ड्रग्स को आमतौर पर ऑर्गेनाइजर या अनऑर्गेनाइजर में बांटा जाता है और इस रेगुलर ऑर्गेनाइजर सेल्यूलर की एक संरचना होती है जिसे प्राप्त करने के लिए अवशिष्ट यानी कि क्रूड दवाओं का उपयोग के व्यापक उपचारों में किया जाता है। जैसे एक है अल्फा बेटिकल वर्गीकरण। पहला है अल्फा बेटिकल वर्गीकरण। इसमें दवाओं का एक सरल तरीका होता है और इसे एक विशेष भाषा के नाम के अनुसार अल्फाबेटिक ऑर्डर में व्यवस्थित किया जाता है। जैसे यूएसपी और बीपीसी ये अंग्रेजी भाषा में व्यवस्थित किया गया है। इसके कुछ गुण भी हैं और दोष भी हैं जो आपको बताया। इसका पहला गुण ये है कि ये प्रयोग करने में आसान और तेज है। दूसरा गुण ये भ्रम फैलाने से बचाता है। जो भ्रम वाले मरीज होते हैं उनकी मदद करता है। इसका दोष ये है कि ये दवाओं के स्रोत और प्रकार का संकेत नहीं देता है। दूसरा, ये दवाओं के बीच इंटर रिलेशनशिप को भी नहीं दिखाता है। इसी प्रकार हमारा दूसरा है, उसका नाम है टैक्सोनोमिकल वर्गीकरण। इस प्रकार की प्रणाली में टैक्सोनोमिकल प्रणाली के अनुसार वर्गीकरण किया जाता है। इसका संबंध प्रकृति या समानता के आधार पर फैमिली, जेनेरा या आदि वर्गों में वर्गीकरण किया जाता है। किस किस में? प्राकृतिक संबंध या समानता के आधार पर वर्गीकरण में शामिल हैं। जैसे फूल या फली की कैप्सुलर फलों होते हैं। गुण इसका ये कि एक बार से अधिक एक क्रूड ड्रग्स को अध्ययन करने में मदद करता है। एक बार से अधिक बार क्रूड ड्रग्स जो होता है उसका अध्ययन करने में मदद करता है। दूसरा ये होता है ये पौधे और जानवरों के बीच डेवलपमेंट का अध्ययन करने में मदद करता है। ये दोष इसका ये कि ये अनऑर्गेनाइजर रूप में अंतर करने में विफल रहता है और क्रियाओं का संकेत नहीं दिया गया है, क्योंकि ये किसी भी क्रिया करते हैं तभी उसका संकेत नहीं दे पाता है। इसी प्रकार तीसरा है फार्मोलॉजिकल वर्गीकरण। इस प्रकार की प्रणाली में औषधियों को प्लांट पार्ट या एनिमल पार्ट्स के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। ये वे औषधियाँ कहलाती हैं जो सूखे भागों में, जो पत्ते के सूखे भागों या कोशिकाओं के ऊतकों से प्राप्त होती है। इसे ऑर्गेनाइजर ड्रग्स भी कहते हैं। इसका ये गुण है कि ये मिलावट करने वाली औषधियों की पहचान और पता लगाने में मदद करता है। दूसरा गुण ये व्यावहारिक अध्ययन में प्राथमिकता दी जाती है। इसका दोष ये है कि ये रासायनिक घटकों के बारे में कोई जानकारी नहीं देता है और दूसरा ये कभी कभी दवाओं या उनके स्रोतों की पुनरावृत्ति भी हो सकती है। आज चौथा बताने जा रहा हूँ, उसका नाम रासायनिक वर्गीकरण। क्रूड ड्रग्स सबसे महत्वपूर्ण घटक की रासायनिक प्रकृति के अनुसार विभिन्न समूहों में विभाजित किया गया है। पहली समूह है
फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी चिकित्सीय महत्व समान घटकों वाली दवाओं के समूह पर निर्भर करता है, जैसे फाइटो केमिकल स्टडीज में मदद करता है। गुण है इसका। दूसरा गुण ये है कि औषधीय प्रभाव के बारे में जानकारी देता है। इसका दोष ये है कि उन दवाओं के वर्गीकरण करने में विफल रहता है जिन्हें रासायनिक घटकों की दो कैटेगरीज में होती है। पांचवा जो है फार्माकोलॉजिकल वर्गीकरण। इस प्रकार की वर्गीकरण में दवाओं को मुख्य घटकों की अनुसार वर्गीकृत किया जाता है, जैसे मॉर्फोलॉजी, बायोलॉजिकल एक्शन में समानता के आधार पर एक साथ रखा जाता है। इसका उदाहरण जैसे हम बताएं श्वसन प्रणाली, CNS प्रणाली, एंटी कैंसर प्रणाली, ये 3 प्रणालियां हैं उदाहरण के लिए। और इसका गुण ये है कि ये फार्माकोलॉजिकल वर्गीकरण उन औषधियों के वर्गीकरण में उपयोगी हैं जिन्हें रासायनिक प्रकृति का पता लगाने में कठिनता होती है। ये प्रणाली वास्तविक दवाओं की कमी होने पर उपयुक्त विकल्प के रूप में ली जाती है। दोष इसका ये है कि ये एक से अधिक बार वर्णों के अंतर्गत विभाजित होने की या वर्गीकृत होने की अनुमति नहीं देता है। दूसरा ये मॉर्फोलॉजी और टैक्सोनॉमी पर विचार नहीं किया जाता इसमें। छठवा है कीमोटाक्सोनॉमिकल वर्गीकरण। कीमोटाक्सोनॉमिक पौधों के वर्गीकरण और संदर्भ में जानकारी देता है। इसके रासायनिक घटकों के बीच समानता और अंतर को बताता है और संबंध पर आधारित भी होता है। इन्हें टैक्सा वर्ग के बीच में होते हैं। ये इस प्रणाली में हाल ही अपनाई गई है और इसके संबंध को समझने में मदद भी मिलती है। जो से इसका गुण ये है कि ये रासायनिक घटकों के बीच संबंध उनके जैव संश्लेषण और उनकी संभावित क्रियाओं को समझने में अधिक गुंजाइश देता है। नंबर 2, ये संकरण और प्रजनन विश्लेषण की सुविधा प्रदान करता है। इसका दोष ये है, इसके 2 दोष हैं। पहला दोष ये है ऑर्गेनाइजर और अनऑर्गेनाइज्ड डेस्क की पहचान करने में विफल रहा। दूसरा दोष ये था ये चिकित्सा प्रकृति को समझने में विफल रहा। 7वां है सेरोटैक्सोनॉमिकल वर्गीकरण। सेरोटैक्सोनॉमिकल एक एंटीडीज और एंटीबॉडी प्रतिक्रिया का अध्ययन है, जो एक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को बढ़ाते हैं। इस संबंधित समस्याओं को हल करने में जाना जाता है। इसका ये गुण है कि मॉलिक्यूलर और टेक्नोसोमी के अध्ययन में प्रयुक्त डाटा बहुत बड़ा है। और दूसरा शक्तिशाली एनालाइजिंग मेथड का भी उपयोग होता है। दोष इसके 2 हैं, वो ये है कि ये पिछले परिवर्तन का कोई रिकॉर्ड नहीं रखता है। दूसरा ये है कि ये इंटरमीडिएट कंडीशन नहीं है। धन्यवाद। आपको समझ आया होगा, फिर से बताएंगे कुछ दवाइयों के नाम।